Welcome student. We will understand poverty as a challenge from economics book in a 9th class. बेटा 9th क्लास की जो बुक है हमारे पास इकोनॉमिक में, उसमें 3rd चैप्टर है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो पॉवर्टी के बारे में आप लोग काफ़ी से जानते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है और इसमें कौन कौन से काजेज हैं जिसके कारण हमारी कंट्री में पॉवर्टी है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्टेट को इंडिकेट किया हुआ है जिसके अंदर ज़्यादा पॉवर्टी है। इन्हीं सब बातों की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। पॉवर्टी क्या होती है, उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसके रीजन्स क्या हैं और गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प कर सकती है, ये सारी बातें हम इसके अंदर स्टडी कर। तो फर्स्ट हमारे पास आता है पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी इट मीन्स जब कोई कैंडिडेट जिसका इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल दोनों ही लो होते हैं। कंजप्शन इट मीन्स वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो वो पुअर आदमी होता है। इट्स ओके। तो हमारी जो कंट्री है उसके अंदर अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में दोनों में डिफरेंट टाइप्स के पॉवर्टी का मेजरमेंट किया गया है। अब इसके रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी का क्या रीजन है। तो काजेस पे हम चलते हैं कि काजेस क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास है लैंडलेसनेस, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ए लैंड फॉर कल्टिवेबल लैंड के लिए जो हमारे पास लैंड की शॉर्टेज होती है वो पॉवर्टी का मेन रीजन है। क्योंकि हम काफी टाइम पढ़ते हैं कि इंडिया हैज 2.4% लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड बट 16% पॉपुलेशन तो हमारे पास 16% है और लैंड ये वर्ल्ड की है और लैंड केवल हमारे पास 2.4% है। और इंडिया के अंदर दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑफ ए पॉपुलेशन। चाइना के बाद दूसरा ही है, बट चाइना के पास लैंड मास हमसे 4 गुना ज्यादा है। अब वहां पे पॉवर्टी कम रहेगी, हमारे इंडिया में ज्यादा रहेगी क्योंकि इंडिया के पास से लैंड कम है और कल्टिवेबल लैंड की डेफिशिएंसी है जिसके कारण हमारे पास से पॉवर्टी बनेगी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें मैक्सिमम जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो एग्रीकल्चर में होते हैं। बट एग्रीकल्चर लैंड की डेफिशिएंसी हमारे पास है, इसलिए उसमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग उसमें काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती, इसलिए वो लोग काम करते हुए दिखाई देने के बाद भी डिस्प्यूस्ड अनएम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉय की संख्या ज्यादा है जिसके कारण पॉवर्टी है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा साइज ऑफ फैमिलीज। साइज ऑफ फैमिलीज का मतलब है अगर फैमिली में ज्यादा मेंबर होंगे इट मीन्स हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी। वर्किंग पॉपुलेशन इट मीन्स जो 15 to 59 ईयर्स जिसकी होगी एज होगी, उसके बीच में जो कैंडिडेट होगा वो वर्किंग पॉपुलेशन में होगा और अंडर 14 ईयर्स और अबाउ 59 ईयर्स ओल्ड एज का अगर आदमी ज्यादा होंगे तो वो सारे के सारे वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे। इनकम का सोर्स तो एक कैंडिडेट होगा और उस फैमिली में चाइल्ड यानी कि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, अंडर 14 ईयर के बच्चे, चिल्ड्रन या ओल्ड एज पर्सन अगर ज्यादा होंगे तो वो जो फैमिली है वो पॉवर्टी लाइन में जाएगी, बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जा सकती है।
उसके पास इनकम का सोर्स अगर कम हुआ तो हमारी जो फैमिली है उसके अंदर चिल्ड्रन अगर ज्यादा होते हैं तो वो पॉवर्टी का रीजन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा इलिटरेसी। इलिटरेसी के कारण भी हमारे पास पॉवर्टी है, क्योंकि अगर हम सपोज करें कि आज हमारे पास आईटी का टाइम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम अपने ही कंट्री में काम नहीं बल्कि इंटरनेशनल वर्क कर सकते हैं। इंडिया में बैठे दूसरी कंट्री की जॉब करेंगे तो दूसरी कंट्री का करेंसी भी गेन कर पाएंगे, इसलिए हमारी इंडिया की करेंसी अप होगी, हमारी पॉवर्टी कम होगी। तो इलिटरेसी हमारे पास, जिसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है और इनकम का कोई दूसरा सोर्स भी नहीं मिल पाता है। इलिटरेसी भी इसका पॉवर्टी का मेन रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है बेटा पुअर हेल्थ एंड मालन्यूट्रिएंट्स। अगर कोई कैंडिडेट पुअर हेल्थ का होगा तो उसका इनकम, मैक्सिमम इनकम उस पे ट्रीटमेंट पे इन्वेस्ट हो जाएगी और उसके बाद में उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इट मीन से दूसरे पर्पज पे जो इन्वेस्टमेंट करना था वो नहीं हो पाएगा, सारा उसका पैसा है वो उसी पे ही वेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी हेल्थ केयर पे। तो हेल्थ केयर किसी भी फैमिली की, किसी भी कैंडिडेट के लिए हेल्थ केयर सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद में एजुकेशन, अगर उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठना है तो। इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हेल्थ केयर और साथ में एजुकेशन, दो ही बेस ऐसे हैं जिसके आधार पे वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर में अंडर 15 इयर्स के बच्चे होते हैं जिनकी एज स्कूल में स्टडी करने की होती है। अगर वो टाइम रहते एजुकेशन गेन करते हैं, उसको सराउंडिंग की जानकारी हो जाती है, कुछ समय के बाद में वो जॉब ले लेते हैं या फिर अपना खुद का कोई ऐसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। इस प्रकार वो अगर कैपेबल हो जाएगा तो उसकी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। बट हमारे पास जो चाइल्ड लेबर है, अंडर 14 ईयर के जो बच्चे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो रोड पे काम करते हैं मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं 10 to 14 ईयर्स के, वो सभी उसमें काम करते हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट ए एजुकेशन। उनके पास में बहुत सारे रीजन होता है एजुकेशन ना लेने का, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है बेटा हेल्पलेसनेस। अगर हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है तो हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है। हेल्प करने वाले पॉइंट्स पे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि हमारे पास पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे कैंडिडेट हैं उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है। बट हमारे जो मीडिएटर हैं वो इस पीडीएस के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो हेल्प मिल पाती है वो उनके पास से नहीं पहुंच पाती। जो मीडिएटर हैं वो खुद अपनी ही ग्रोथ करता है। इस प्रकार से हमारे पास हेल्प की डेफिशिएंसी होती है जो हमारी पॉवर्टी का मेन रीजन होता है। तो ये आपने पढ़ा था बेटा पॉवर्टी की काजेस। अब हम देखेंगे कि पॉवर्टी को कैसे शो कर सकते हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट कैसे शो करेंगे बेटा? एक तो हमारे पास इंडिकेटर होता है उसके लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। उसकी इनकम देख लेते हैं, बट इनकम के साथ साथ उसकी कंजप्शन देखेंगे। इट मीन्स वो कहां उसको इन्वेस्ट कर सकता है, वो उसकी जो शेल्टर है उस पे इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो बेसिक नीड है, जरूरत है, रिक्वायरमेंट की, शेल्टर की। फूड पे इन्वेस्टमेंट कितना होता है उसका, जो रिक्वायरमेंट क्लोथ्स की होती है उसके ऊपर उसके इक्वल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसका कंजप्शन होता है, वो खर्च कर सकता है, तो वो उसका मेजरमेंट हो जाता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से ना हो करके, बीपीएल ना हो करके
एपीएल में आ जाता है। तो उसका इनकम का लेवल देखा जाता है, साथ में उसका कंजप्शन देखा जाता है। ये इंडिकेटर होता है किसी भी पॉवर्टी को देखने के लिए। सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सोसाइटी में जिस कैंडिडेट्स को, जिस कम्युनिटी को सोसाइटी में डिनाई किया जाता है, वो हमारे पास सोशल एक्सक्लूसिव होता है। सोशल एक्सक्लूजन में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो इग्नोर किए जाते हैं, सोसाइटी में उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको इंफीरियर फील करवाया जाता है, उसके बाद में वो उसके माइंड में इसी प्रकार के जब व्यूज होते हैं तो वो सही से एजुकेशन नहीं ले पाते हैं और वो हमारी दूसरी फैसिलिटी से वंचित हो जाते हैं, जो हमारी सोसाइटी के द्वारा ही अराइज किए हुए होते हैं। यानी कि हमारी सोसाइटी उनको सपोर्ट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है, एजुकेशन देती है, वो भी बहुत लो फीस पे, उसको हर प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है, बट फिर भी वो गेन नहीं कर पाता है क्योंकि सोसाइटी के अंदर हर स्टेप पे उसको इंफीरियर फील करवा करके उसके माइंड, मस्तिष्क में इंफीरियर उसको बना दिया जाता है। इस प्रकार से वो हमारी सोसाइटी के द्वारा डिनाई की हुई कम्युनिटी होती है, लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वल्नरेबिलिटी। ये हमारी कंट्री के अंदर बैकवर्ड क्लासेस में ओल्ड एज के पर्सन, विडो या हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं। इसमें हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है और जब नेचुरल डिजास्टर होता है उस टाइम तो विशेष करके जब अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है या दूसरी जो भी प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले इन्हीं को जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, विडो या ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनके अंदर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाने के कारण वो हमेशा लगभग उनका यही सिचुएशन होती है कि वो हेल्दी नहीं होते हैं, वो हमेशा बीमार रहते हैं और इस प्रकार से वो पॉवर्टी को इंडिकेट करता है। पॉवर्टी लाइन देखिए हमारे पास लाइन है, ये लाइन डाल दी, इसमें ये तो एपीएल डाल दिया और ये बीपीएल डाल दिया। एपीएल अबाव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। बट ये लाइन किसको इंडिकेट करती है, कैसे पता चलेगा कि ये बीपीएल में है या फिर एपीएल में? तो इसको शो करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये इस लाइन से नीचे कौन सी लाइन है जिसके नीचे के आदमी को हम बीपीएल कैंडिडेट बताएंगे और जिसको हम एपीएल बताएंगे। देखिए फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा मिनिमम लेवल ऑफ ए कंजप्शन, यानी कि उसकी जो इनकम होती है उसमें से वो कंजप्शन कितना कर सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फैमिली की साइज बड़ी हो तो उसमें वर्किंग पॉपुलेशन के जो होती है उसमें अगर कम है, वर्किंग पॉपुलेशन यानी कि काम करने वाले कम है और उसके ऊपर डिपेंड लोग हैं वो ज्यादा हैं, तो वो जो उसकी इनकम चाहे कितनी भी क्यों ना हो, बट उसके साथ साथ ये देखना है कि उसकी फैमिली मेंबर के लिए, हर आदमी के लिए कंजप्शन कितना होता है। इसके आधार पे हम देख सकते हैं कि वो बिलो और अबाव, अब एपीएल और बीपीएल कैंडिडेट में किसमें मेजरमेंट होगा। उसके साथ फिजिकल क्वांटिटीज में उसकी जो इनकम के रेट है, यानी कि जो उसकी कंजप्शन का जो मेजरमेंट है कि कितना वो कंजप्शन करता है, उसको कैलोरीज में, एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। इसमें उसको फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करेंगे, ये रूरल एरिया में अलग होता है और अर्बन एरिया में अलग होता है। रूरल एरिया के अंदर अगर कोई कैंडिडेट 2400 कैलोरीज पर डे अगर गेन करता है, यानी कि 24 कैलोरीज गेन करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट अगर वो अपने फूड पे कर देता है, तो उसके बाद में वो एपीएल लाइन में चला जाता है। इससे लेस करता है तो वो बीपीएल लाइन में होगा। अब ये कैलोरीज में कैसे मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
जो रूरल एरिया में काम करते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा लगती है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क करते हैं। और उसमें अगर वो 2400 कैलोरीज पर डे गेन नहीं करते हैं तो इट मीन्स उसका कंजप्शन का रेट है वो लो है, वो इतना कंजप्शन अपने फूड पे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में अर्बन एरियाज में हमारे पास आता है 2100 कैलोरीज। 2100 कैलोरीज वो इन्वेस्टमेंट के लिए, कैलोरीज गेन करने के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये अर्बन एरियाज में है, क्योंकि अर्बन एरियाज में फिजिकल वर्क कम होता है, मेंटली ज्यादा होता है, इसलिए उसको लेस कैलोरीज की जरूरत होती है अर्बन और रूरल एरियाज से। इसलिए अगर उसका कंजप्शन इतना हो जाता है पर डे के हिसाब से तो एपीएल में होता है, अदरवाइज बीपीएल में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मंथली इनकम। मंथली इनकम से हम मेजरमेंट करेंगे तो ये भी अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो देखें। अर्बन एरियाज में हमारे पास किसी भी कैंडिडेट को 1000 रुपीज मंथली अगर इनकम हो जाती है तो हम उसको, अब आप सोचेंगे 1000 डेली हो जाती, मतलब एक मंथ में हो जाती है, बट हमें ये भी देखना है कि उसमें वर्किंग पॉपुलेशन उस कंट्री, उस फैमिली में ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग पॉपुलेशन लेस हो और दूसरी जो हमारे पास ओल्ड एज और चाइल्ड ज्यादा हो। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पे कोई भी कैंडिडेट है उसकी इनकम 5000 रुपीज पर मंथ है, लेकिन उसके घर में फैमिली मेंबर है वो 10 है। 10 फैमिली मेंबर होने के बाद अब इतने मेंबर्स के पास पर मंथ के हिसाब से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में कितनी आएगी आप ये देख लीजिए। एक आदमी के हिस्से कितने आती है, यानी कि ये 2011 और 12 का मेजरमेंट किया हुआ है। ऐसे जितने भी उसके घर में मेंबर हैं वो उसके आधार पे उसको जब रेशियो निकालते हैं तो उसकी इनकम 1000 होनी चाहिए। तो उसके बाद में वो अपना कंजप्शन कर सकता है, यानी कि अपने ऊपर भी और दूसरों की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अर्बन एरियाज में तो 1000 2011-12 का मेजरमेंट है, ये आज का नहीं है। और रूरल एरिया में इसमें 860 रुपीज 860 रुपीज उसका एनुअल मंथली इनकम उसके पास से हो। उसके साथ साथ दूसरी ऐसे भी हमारे पास कुछ संगठन या फिर हमारे पास वर्ल्ड बैंक है जिसका मेजरमेंट का क्राइटेरिया अलग अलग है। ये जो मेजरमेंट अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, क्योंकि सभी कंट्री का कंजप्शन या फिर ये कहेंगे कि उतने पैसे में वो अपनी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए या न कर पाए, सभी कंट्री का अपना अलग अलग उनकी जो वस्तुएं होती है, जो भी चीज परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट होती है, उसके आधार पे ही वो अपना काम में कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है बेटा नेशनल सैंपल सर्वे, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत भी हमारे पास से डिफरेंट टाइप से उसको मेजरमेंट किया गया है, दूसरी कंट्री के आधार पे भी और हमारी कंट्री के आधार पे भी, कि उसका जो इनकम का सोर्स है वो कितना होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का अपना अपना है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि कोई भी कंट्री जब एक पर्सन पर डे के हिसाब से $1, ये डॉलर का साइन है बेटा, $1 पर डे के हिसाब से अगर कोई आदमी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यानी कि डॉलर हमारे पास अभी लगभग 75 से अप्रोक्सीमेटली 70 से अबाउ हमारे पास मेजरमेंट की हुई है, यानी कि $1 में 70 रुपए से भी ज्यादा हमारे इन्वेस्ट हो जाता है। तो एक आदमी पर डे के हिसाब से $1 अगर इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके बाद में वो अबाउ एपीएल में हो सकता है, अदरवाइज वो बीपीएल में होगा। इसलिए वर्ल्ड बैंक का अपना मेजरमेंट है कि सभी कंट्री का डिफरेंट मेजरमेंट है एपीएल और बीपीएल को मेजर करने की। ओके।